दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लॉक होम्स सीरीज की अगली कहानी द मस्ग्रेव रिचुअल हिंदी में। शर्लॉक होम्स के स्वभाव में एक विरोधाभास जो अक्सर मुझे दिखाई पड़ता था वो ये था कि उसकी सोच की प्रक्रिया बहुत ही स्पष्ट और सुव्यवस्थित थी। कपड़े भी वो बहुत सलीके से पहनता था, लेकिन अपनी निजी आदतों में उसके जैसा गंदा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। उसके साथ रहने वाला कोई भी इंसान पागल हो सकता था। ये बात नहीं है कि मैं खुद बहुत सफाई पसंद हूँ। अफगानिस्तान में कठिन हालातों में रहने के बाद और खुद भी थोड़ा फक्कड़ किस्म का होने से मैं बाकी डॉक्टरों से ज्यादा ढीलम ढाला हूँ, लेकिन मेरी भी एक सीमा है। जब मैं देखता हूँ कि कोयले की अंगीठी में वो अपने सिगार रखता है और तंबाकू अपनी पर्शियन चप्पल के पंजे के अंदर, उसके वे पत्र जिनका जवाब नहीं दिया गया है उनको एक छुरे से लकड़ी के मेंटल पीस पर खोस कर रख देता है, तब मुझे लगता है कि मैं बहुत ही सलीकेदार हूँ। मैंने हमेशा ये भी माना है कि पिस्तौल चलाने का अभ्यास खुले में करना चाहिए। जब अपनी किसी सनक के दौरान होम्स आराम कुर्सी पर पसर कर अपनी पिस्तौल और 100 बॉक्सर कारतूस लिए सामने की दीवार पर गोलियों के निशानों से VR या कुछ और लिखता है, तो मुझे लगता है कि न तो कमरे की खूबसूरती में इससे सुधार आया है और ना ही माहौल में। हमारे कमरे में हर समय रसायन भरे रहते थे और अपराधों के अवशेष जो किसी भी जगह दिखाई दे सकते थे, मक्खन की प्याली में या ऐसी ही किसी भी अनचाही जगह में। लेकिन उसके जो कागजात थे वो मेरे लिए सबसे बड़ी आफत होते थे। उसे दस्तावेजों को नष्ट करने से कड़ा परहेज था, खासकर वो दस्तावेज जो उसके पिछले केसों से संबंध रखते थे। फिर भी साल या 6 महीने में एक आध बार वो कभी कभी उनको सही तरीके से लगा देता था। अपने संस्मरणों में मैंने कई बार बताया है कि जिस चुस्ती और लगन से वो उन कामों को कर जाता था जिनके लिए वो मशहूर था, वही होम्स कभी कभी आलस्य का दूसरा रूप धारण कर लेता था। उस दौरान वो सिर्फ अपना वायलिन बजाता या किताबें पढ़ता और हिलता डुलता तक भी नहीं, बस सोफे से उठकर मेज तक आता या कमरे में एक आध चक्कर इधर उधर लगाता। इस तरह महीने दर महीने उसके कागजात इकट्ठे होते गए जो किसी भी हाल में जलाए या फाड़े नहीं जाने थे और जिनको सिर्फ होम्स ही हटा सकता था। सर्दी की एक शाम हम फायरप्लेस के पास बैठे थे। तब मैंने उसे सुझाव दिया, क्योंकि वो कुछ कतरने अपनी किताब में चिपका चुका था। इसलिए मैंने उसे कहा कि वो अगले 2 घंटे हमारे कमरे को थोड़ा रहने लायक बनाने में लगाए। मेरी इस उचित फरमाइश को वो टाल नहीं सका। बड़े ही दुखी चेहरे के साथ झूमता झामता अपने बेडरूम में गया और थोड़ी देर के बाद एक टीन का बक्सा घसीटते हुए बाहर निकला। उसे उसने कमरे के बीचों बीच रख दिया और सामने स्टूल पर बैठकर उसका ढक्कन खोला। मैं देख रहा था कि लाल फीते से बंधे कागजों के अलग अलग बंडलों से वो 1/3 भरा हुआ था। शरारती आंखों से मुझे देखते हुए वो बोला, इसमें कई केस हैं वॉटसन। मैं ये समझता हूँ कि अगर तुमको मालूम होता कि इस बक्से में क्या क्या है तो तुम मुझसे कागज अंदर रखने के लिए नहीं, बाहर निकालने के लिए कहते। मैंने उससे पूछा, तो ये तुम्हारे पिछले कामों के रिकॉर्ड हैं? मैंने कई बार चाहा है कि मेरे पास उन केसों के भी नोट्स होते। उसने प्यार से सहलाते हुए एक बंडल को उठाया। हाँ, ये पहले बनाए गए थे मेरे बायोग्राफर के आने से पहले, लेकिन ये सभी सफल नहीं हुए हैं। इनमें छोटी छोटी दिलचस्प समस्याएं हैं। ये टार्लटन हत्याओं का रिकॉर्ड है, ये वैम्बरी केस है जो शराब का व्यापारी था, और ये एक बूढ़ी रूसी महिला की रोमांचक कथा है, और एल्यूमिनियम के क्रच का अनूठा किस्सा, और ये ये तो वाकई गौर के काबिल है। उसने बक्से के तले तक हाथ डाला और एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकाला जिसका फिसलने वाला ढक्कन था, जैसा बच्चों के खिलौने रखने का होता है। अंदर से उसने एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा, एक पुराने किस्म की पीतल की चाबी, एक लकड़ी का पट्टा जिस पर सुतली का गोला बंधा था, और 3 जंग लगी धातु की पुरानी तश्तरियां निकाली। मेरे चेहरे पर उभरे भावों को देखते हुए वो मुस्कुराते हुए बोला, जरा बताओ बेटे, इस सामान से तुम्हें क्या लग रहा है कि ये क्या होगा? ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब कलेक्शन है, मैंने कहा। बहुत ही अजीबोगरीब, और इससे जुड़ी कहानी तुम्हें और भी अजीब लगेगी। यानी इन चीजों का कोई इतिहास है? मैंने पूछा। इतना गहरा कि ये खुद इतिहास बन गए हैं।
क्या मतलब? मैंने पूछा। शर्लॉक होम्स ने एक एक करके उनको उठाया और मेज के किनारे रख दिया। वो फिर से कुर्सी पर बैठ गया और बहुत ही संतुष्ट भाव से उन्हें देखने लगा। फिर बोला, यही सामान है मेरे पास जिससे मुझे मस्ग्रेव रिचुअल की कथा याद आती रहेगी। मैंने उसे कई बार पहले भी इस केस का जिक्र करते सुना था, हालांकि मुझे पूरी बात मालूम नहीं थी। मैंने उससे कहा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझे इसका ब्यौरा दे दो। वो शरारत से मुस्कुराया। और कबाड़ा ऐसे ही छोड़ दें? तुम्हारे सफाई पसंद स्वभाव को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी वॉटसन, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने रिकॉर्ड में इस केस को दर्ज कर लो, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जो न सिर्फ इस देश के बल्कि किसी भी देश के अपराध जगत में अनूठी हैं। मेरी उपलब्धियों का ब्यौरा अधूरा ही माना जाएगा अगर उसमें इस वारदात का जिक्र नहीं होगा। तुम्हें याद होगा कि कैसे ग्लोरिया स्कॉट के किस्से और मेरी उस बदनसीब आदमी से बातचीत जिसके हश्र के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, उन्होंने सबसे पहले मेरा ध्यान इस पेशे की ओर खींचा था, और ये पेशा अब मेरी जिंदगी बन चुका है। तुम अब मुझे देख रहे हो जब मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया है, और जब मैं आमतौर पर जनता और सरकारी सेवा में संदेहजनक केसों में अंतिम कोर्ट ऑफ अपील के तौर पर पहचाना जाता हूँ। तुमसे पहले पहल मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं अ स्टडी इन स्कारलेट में मशगूल था। उस वक्त मैंने काफ़ी लोगों से जान पहचान कर ली थी, इसलिए तुम सोच भी नहीं सकते कि शुरू में मुझे कितनी दिक्कत हुई होगी। मुझे कितना इंतज़ार करना पड़ा होगा कि मैं कोई रास्ता निकाल सकूं। जब पहले मैं लंदन आया, मैं मॉन्टेग स्ट्रीट पर किराए पर रहने लगा, बिल्कुल ब्रिटिश म्यूजियम के पास, और वहाँ मैं इंतज़ार करने लगा। वहाँ मैंने अपना फालतू समय विज्ञान की सारी शाखाओं को पढ़ने में बिताया ताकि मैं अपने काम में और भी कुशल हो सकूं। बीच बीच में मेरे पास छोटे मोटे केस आते रहे जो ज़्यादातर पुराने सहपाठियों ने भेजे थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के मेरे आखिरी सालों में मेरे और मेरे तरीकों के बारे में काफ़ी चर्चे होने लगे थे। इनमें से तीसरा केस जो था वो था मस्ग्रेव रिचुअल का। इसके अनूठे घटनाक्रम ने जितनी दिलचस्पी जगाई और जिसकी वजह से कितने बड़े बड़े मुद्दे दांव पर लगे कि मैंने आज जो भी स्थान हासिल किया है, उस स्थान को पाने की दिशा में मेरे पहले कदम इसी केस की वजह से उठे थे। रेजिनाल्ड मस्ग्रेव मेरे ही कॉलेज में था और उससे मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान थी। अंडर ग्रेजुएट छात्रों में वो ज्यादा लोकप्रिय नहीं था, हालांकि मुझे हमेशा लगता था कि उसकी जिस आदत को घमंड समझा जाता है, उसकी वो आदत सिर्फ शर्मीलापन ढकने की एक कोशिश है। वो बहुत कुलीन दिखाई देता था, पतली ऊंची नाक, बड़ी बड़ी आंखें और बहुत ही शाही तौर तरीके। असल में वो राज्य के सबसे पुराने खानदान का वारिस था, हालांकि उसके परिवार की शाखा मुख्य नॉर्दर्न मस्ग्रेव परिवार से 16वीं शताब्दी के आसपास अलग हो गई थी और पश्चिमी ससेक्स में आकर बस गई थी। वहाँ हर्लस्टोन का मैनर हाउस इलाके की सबसे पुरानी रिहायशी इमारत है। उसके जन्म स्थान की विशेषताएं उसके साथ रह गई थीं, और मैंने उसके सफ़ेद पैने चेहरे को, उसके उठे हुए सिर को कभी भी बड़े गोलाकार दरवाज़ों और रंगीन खिड़कियों से अलग नहीं समझा। एक दो बार हमारे बीच बातचीत हुई और मुझे याद है कि उसने कई बार मेरे गौर करने के तरीकों और निष्कर्षों में दिलचस्पी दिखाई थी। 4 सालों से मैं उससे नहीं मिला था। एक सुबह वो मॉन्टेग स्ट्रीट पर मेरे कमरे पर आया। वो बिल्कुल नहीं बदला था और एक फैशनेबल युवक की तरह कपड़े पहने हुए था। वो हमेशा से ही अच्छे कपड़ों में रहता था। अब भी वो उतना ही कम बोलता था जितना पहले। जब हमने शिष्टाचार से हाथ मिलाया तो मैंने पूछा, कैसे हो मस्ग्रेव? वो बोला, शायद तुमने मेरे पिता की मृत्यु के बारे में सुना होगा। वो करीब 2 साल पहले चल बसे थे। तब से मुझे हर्लस्टोन एस्टेट की देखभाल तो करनी ही पड़ी, और मैं अपने जिले का भी सदस्य हूँ। मेरी जिंदगी काफ़ी व्यस्त रही है, लेकिन मुझे पता चला है होम्स कि तुम उन ताकतों को काम में ला रहे हो जिनसे तुम पहले भी हमें अचंभे में डाल देते थे। हाँ, मैंने कहा, मैं अपनी अक्ल के सहारे जी रहा हूँ। ये सुनकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि इस समय तुम्हारी सलाह मेरे लिए बड़े काम की होगी। हर्लस्टोन में बड़ी ही अजीब सी वारदातें हो रही हैं और पुलिस इस मामले में कोई राय नहीं दे पा रही है। ये सारा मसला बड़ा ही अजीबोगरीब है, जिसके बारे में कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। तुम सोच सकते हो कि मैंने कितने उत्साह से उसकी बात सुनी होगी वॉटसन, क्योंकि जिस मौके का मुझे इतने महीनों से इंतजार था वो अब मेरे सामने था।
मैं दिल ही दिल में मानता था कि जहाँ सब नाकामयाब हो जाते हैं उस जगह पर मैं कामयाब होता हूँ। अब मौका था कि मैं अपनी खुद की परीक्षा ले सकूं। मैंने रेजिनॉल्ड से कहा, मुझे सारी बातें विस्तार से बताओ। वो मेरे सामने बैठ गया और उसने सिगरेट सुलगाई। फिर बोला, हालांकि मैं कुंवारा हूं, फिर भी मुझे हर्लस्टोन में नौकरों की पूरी पलटन रखनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। मैं भी तीतरों के मौसम में घर पर दावत देता हूँ, इसलिए कम नौकरों से काम नहीं चलता। कुल मिलाकर 8 नौकरानियां, कुक, बटलर, 2 फुटमैन और 1 हेल्पर हैं। बगीचे और अस्तबल का अलग स्टाफ है। इन सब नौकरों में हमारी सेवा में सबसे लंबे समय से रहने वाला ब्रैंटन था, जो कि बटलर था। वो एक युवा स्कूल मास्टर था, पर जब मेरे पिता ने उसे नौकरी पर रखा वो बेरोजगार था। उसमें बहुत फुर्ती थी और वो बड़ा ही चरित्रवान भी था। जल्दी ही वो घर के लिए बहुत जरूरी हो गया। वो हृष्ट-पुष्ट और खूबसूरत था, सुंदर माथे वाला। वो हमारे साथ करीब 20 साल रहा, यानी उस वक्त उसकी उम्र 40 की थी। वो कई भाषाएं बोल सकता था और करीब करीब सारे वाद्य यंत्र बजा सकता था। ये बड़े ही ताज्जुब की बात है कि वो इतने सालों से इसी ओहदे पर बने रहने से संतुष्ट था। मुझे लगता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं थी और वो किसी और जगह नहीं जाना चाहता था। हर्लटन के बटलर को वहां आने वाला हरेक आदमी याद रखता था, लेकिन इस आदमी में एक ऐब था। वो थोड़ा रसिक मिजाज का था। तुम जानते ही हो कि इस शांत इलाके में इस तरह के आदमी के लिए ऐसा होना मुश्किल नहीं है। जब उसकी शादी हुई तो सब ठीक ठाक था, लेकिन जब से उसकी बीवी की मौत हुई और वो विधुर हुआ, तब से हमारी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहीं। कुछ महीनों पहले हमें उम्मीद थी कि वो फिर से घर बसा लेगा, क्योंकि उसने रेचल हॉवेल, हमारी दूसरी नौकरानी, से सगाई कर ली थी। पर फिर उसने उसको छोड़ दिया। फिर वो जैनेट ट्रेगलिस के करीब आ गया, जो हेड गेम कीपर की बेटी थी। रेचल बहुत अच्छी लड़की थी, पर वो वेल्श होने की वजह से बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती थी। उसको तेज दिमागी बुखार हो गया और वो घर में अपने पहले रूप की काली छाया की तरह घूमती है। हर्लस्टोन में ये पहला नाटक था, लेकिन दूसरा नाटक इससे भी ज्यादा भयावह था और हम पहला नाटक भूल बैठे। इसके बाद शुरुआत हुई बटलर के हमारी नज़रों से गिरने और फिर उसे नौकरी से हटाने की। ये सब ऐसे हुआ। मैंने तुम्हें पहले बताया है कि वो आदमी काफ़ी अक्लमंद था और इसी अक्लमंदी की वजह से वो बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके अंदर वो सब जानने की उत्सुकता थी जिसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो किस हद तक जा सकता था, जब एक दिन अचानक मेरी आंखें इस तरफ खुलीं। मैंने तुम्हें बताया कि मेरा घर बहुत बड़ा है। पिछले हफ्ते गुरुवार की रात को मैं सो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने रात के खाने के बाद कॉफ़ी पी ली थी। रात 2 बजे तक सोने की नाकाम कोशिश करते हुए मुझे लगा कि अब और कोशिश करना बेकार है। इसलिए मैं उठा और एक मोमबत्ती जलाई, इस इरादे से कि जो उपन्यास मैं पढ़ रहा था उसे पूरा कर लूं। लेकिन वो किताब बिलियर्ड रूम में रह गई थी, इसलिए मैंने ड्रेसिंग गाउन पहना और उसे लाने के लिए चल पड़ा। बिलियर्ड रूम में पहुंचने के लिए मुझे सीढ़ियां उतरनी थीं और फिर एक गलियारा पार करना था जो लाइब्रेरी और गन रूम तक जाता था। तुम सोच सकते हो कि मुझे कितना ताज्जुब हुआ होगा जब मैंने इस गलियारे में लाइब्रेरी के खुले दरवाजे से रोशनी आती देखी। मैंने खुद ही बिस्तर पर जाने से पहले लैंप बुझाकर दरवाज़ा बंद किया था, तो जाहिर था कि मुझे लगा कि घर में चोर घुस गए हैं। हर्लस्टोन के गलियारों की दीवारें पुराने हथियारों की ट्रॉफियों से सजी हैं। मैंने इनमें से एक कुल्हाड़ी उठाई और फिर अपनी मोमबत्ती को छोड़कर मैं पंजों के बल आगे गया और खुले दरवाजे से अंदर झांका। बटलर लाइब्रेरी में बैठा था। उसने पूरे कपड़े पहने थे और वो आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके घुटनों पर कागज का एक टुकड़ा रखा था जो देखने में किसी नक्शे जैसा लग रहा था। उसका माथा उसके हाथों में टिका था, मानो गहरी सोच में डूबा हो। मैं हक्का बक्का रह गया और अंधेरे से उसको देखने लगा। मेज के किनारे से एक छोटी सी मोमबत्ती की कमजोर रोशनी आ रही थी। अचानक मेरे देखते देखते वो कुर्सी से उठा और किनारे रखी अलमारी की एक दराज खोली। इस दराज से उसने कागज का एक टुकड़ा निकाला और अपनी सीट पर लौट आया। फिर वो मेज के किनारे रखी मोमबत्ती की रोशनी में फैलाकर उसे ध्यान से पढ़ने लगा। उसके इस तरह आराम से अपने परिवार के दस्तावेजों को पढ़ने से मैं इतना नाराज हुआ
कि मैं उससे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा। जब ब्रेंटन ने सिर उठाकर देखा तो मुझे दरवाजे पर खड़ा पाया। वो तुरंत उछलकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था और उसने उस कागज को अपने सीने में खोंस लिया जो वो पहले पढ़ रहा था। मैंने गुस्से से कहा, अच्छा, हमारे भरोसे का तुमने ये सिला दिया? तुम कल ही नौकरी छोड़कर यहां से निकल जाओ। वो उस आदमी की तरह झुका जो पूरी तरह टूट चुका हो और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। मेज पर मोमबत्ती अभी भी जल रही थी और उसकी रोशनी में मैंने उस कागज पर नजर डाली जिसे उसने अलमारी से निकाला था। मुझे ताज्जुब हुआ कि वो किसी भी काम का नहीं था। वो कागज मसग्रेव रस्म नाम की एक पुरानी परंपरा के सवालों और जवाबों की प्रतिलिपि थी। ये हमारे खानदान की एक विशेष रस्म थी और सैकड़ों सालों से हर मसग्रेव बड़ा होने पर इसका पालन करता था। ये एक निजी मामला था और इतिहासकारों के लिए इसकी थोड़ी बहुत अहमियत थी, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं था। मैंने अलमारी को बंद कर दिया और वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि बटलर फिर से लौट आया था और मेरे सामने खड़ा था। जज्बातों से भर्राई आवाज से वो बोला, मिस्टर मसग्रेव सर, मैं बदनामी नहीं सह सकता। मैंने हमेशा सिर उठाकर काम किया है। बदनामी से तो मैं मर ही जाऊंगा। मेरा खून आपके सिर होगा। अगर यहाँ जो कुछ हुआ है उसके बाद मुझे यहाँ रहने की इजाज़त नहीं है तो मुझे एक नोटिस देने दीजिए। मैं 1 महीने में चला जाऊंगा, जैसे अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। मैं ये तो सह सकूंगा मिस्टर मसग्रेव, लेकिन उन लोगों के सामने जलील होना नहीं सह सकूंगा जिनको मैं इतनी अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने सख्ती से जवाब दिया, तुम ज्यादा मदद के हकदार नहीं हो ब्रेंटन। तुम्हारा रवैया एकदम गलत है, लेकिन क्योंकि तुम हमारे परिवार के साथ इतने लंबे समय से रह रहे हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों के सामने शर्मिंदा हो। फिर भी 1 महीने का टाइम बहुत लंबा है। तुम 1 हफ्ते के अंदर यहाँ से चले जाओ और लोगों को अपने जाने की जो वजह बताना चाहो वो बता सकते हो। वो हताश होकर बोला, सिर्फ 1 हफ्ता सर, कम से कम 15 दिन तो दीजिए। मैंने अपनी बात दोहराई, 1 हफ्ता मतलब 1 हफ्ता, और ये समझ लो कि ये भी तुम्हारे साथ रहम किया जा रहा है। वो सिर झुकाए चला गया, मानो टूट चुका हो। मैंने रोशनी बुझाई और अपने कमरे में लौट आया। इसके 2 दिन बाद तक ब्रेंटन अपने कामों को पूरी तत्परता से निभाता रहा। मैंने उस बात का कोई जिक्र नहीं छेड़ा। मैं कौतूहल से इंतजार कर रहा था कि वो किस तरीके से अपनी गलती को छुपाएगा। लेकिन तीसरी सुबह वो रोज की तरह नाश्ते के बाद मेरे निर्देश लेने नहीं आया। जब मैं डाइनिंग रूम से निकला तो मैं रेचल से मिला। वो हाल ही में दिमागी बुखार से उठी थी। वो इतनी ज्यादा पीली और कमजोर लग रही थी कि मैंने उसे डांटा कि वो काम क्यों कर रही है। मैंने उसे कहा, तुम्हें बिस्तर पर होना चाहिए। जब थोड़ी ताकत आ जाए तब काम पर आना। उसने मुझे इतने विचित्र भाव से देखा कि मुझे लगा कि शायद उसके दिमाग पर उस बुखार का असर हो गया है। वो बोली, मैं एकदम ठीक हूं मिस्टर मसग्रेव। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, फिर भी तुम काम छोड़ दो और जब नीचे जाओ तो कहलवा देना कि मैं बटलर से मिलना चाहता हूं। ब्रेंटन तो जा चुका है सर, वो बोली। जा चुका है? कहाँ जा चुका है? वो चला गया, किसी ने उसे नहीं देखा। वो अपने कमरे में नहीं है, वो जा चुका है। वो पीछे दीवार से टकराकर गिर गई और जोर जोर से हंसने लगी। मैं उन्माद की इस अचानक हंसी से घबराकर मदद के लिए घंटे की ओर लपका। लड़की को उसके कमरे में चीखते चिल्लाते हुए ले जाया गया, जबकि मैंने ब्रेंटन के बारे में पूछताछ की। इसमें कोई शक नहीं था कि वो वाकई गायब हो गया था। वो रात में अपने बिस्तर पर सोया नहीं था। पिछली रात जब वो अपना काम खत्म करके अपने कमरे में गया था, उसके बाद से किसी ने उसे नहीं देखा था। फिर भी ये किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो घर से बाहर कैसे गया होगा, क्योंकि दोनों खिड़कियां और दरवाजे सुबह अंदर से बंद मिले थे। उसके कपड़े, घड़ी और पैसे भी कमरे में थे, लेकिन उसका काला सूट जो वो अक्सर पहना करता था वो गायब था। उसकी चप्पलें भी गायब थीं, लेकिन बूट वहीं पर थे। फिर आखिर बटलर रात में कहाँ गया होगा और उसका अब क्या हाल होगा? हमने पूरे घर का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। मेरा घर एक भूल भुलैया जैसा है, खासकर उसका वो पुराना हिस्सा जिसमें अब कोई नहीं रहता। फिर भी हमने हर कमरे की तलाशी ली, वहां भी उस आदमी का कोई सुराग नहीं मिला।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो अपना सारा सामान छोड़कर कहाँ जा सकता है। मैंने पुलिस को बुलाया, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। पिछली रात बारिश हुई थी और हमने बगीचे में और घर के चारों तरफ भी देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे माहौल में एक और नई स्थिति पैदा हुई जिससे हमारा ध्यान असली रहस्य से हट गया। 2 दिनों तक रेचल इतनी बीमार रही थी, कभी उन्माद में, कभी हिस्टीरिया में, कि एक नर्स को उसके पास रात भर बैठने के लिए रखा गया था। ब्रेंटन के गायब होने के बाद तीसरी रात रोगी को ठीक से सोते देखकर नर्स को भी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे बैठे झपकी आ गई। जब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि रोगी का बिस्तर खाली था, खिड़की खुली थी और लड़की गायब थी। मुझे फौरन जगाया गया। 2 लोगों के साथ मैं तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। ये बताना मुश्किल नहीं था कि वो किस ओर गई है, क्योंकि उसकी खिड़की से शुरू होकर उसके कदमों के निशान हमें आसानी से दिखाई पड़ रहे थे, जो बगीचे से होते हुए बजरी वाली पगडंडी पर गायब हो रहे थे, जो मैदान से बाहर जाती है। वहां पर एक तालाब है जो करीब 2.5 मीटर गहरा है, और तुम हमारी हालत समझ सकते हो जब हमने ये देखा कि पागल लड़की के पैरों के निशान तालाब के किनारे आकर खत्म हो गए थे। हमने फौरन गोताखोरों को बुलवाया ताकि उसकी लाश को निकलवा सकें, लेकिन लाश नहीं मिली। दूसरी ओर हमको तालाब से एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। वो कपड़े का एक थैला था। उसमें जंग लगे धातु के पुराने टुकड़े थे और कुछ बदरंग पत्थर या कांच के टुकड़े। पानी में से हमें बस यही सामान मिल सका। हमने कल पूरी छानबीन और पूछताछ की, लेकिन हमें रेचल और ब्रेंटन के बारे में कुछ पता नहीं चला। इलाके की पुलिस भी उलझन में है, और आखिरी उपाय के तौर पर मैं तुम्हारे पास आया हूं। अब तुम समझ ही गए होंगे वॉटसन कि मैंने इस अजीबोगरीब घटनाक्रम को कितनी उत्सुकता से सुना होगा और उसकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की होगी। होम्स ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा। उसका बटलर जा चुका था, नौकरानी जा चुकी थी। नौकरानी बटलर से प्यार करती थी, लेकिन बाद में उसे उससे नफरत हो गई थी। वो वेल्श थी, जज्बाती और गुस्सैल थी। बटलर के गायब होने के बाद वो बहुत उन्माद में आ गई थी। उसने तालाब में एक थैला फेंका था जिसमें अजीब सा सामान था। इन सारी बातों को मद्देनजर रखा गया, लेकिन मामले की जड़ तक नहीं पहुंचा जा सका। इस घटनाक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई? इस उलझी दास्तान का एक छोर यही था। इसलिए मैंने मसग्रेव से कहा, मुझे वो कागज देखना होगा मसग्रेव, जिसे तुम्हारे बटलर ने देखना इतना जरूरी समझा कि उसके लिए वो अपनी नौकरी तक खोने को तैयार था। मसग्रेव ने मुझे बताया, ये हमारी एक खानदानी रस्म है जो बड़ी ही बेढंगी है, लेकिन ये बहुत प्राचीन है और इसीलिए इसका थोड़ा बहुत महत्व है। मेरे पास सवालों और जवाबों की एक प्रतिलिपि है। अगर तुम इस पर नजर डालना चाहो तो देख लो। उसने मुझे जो कागज थमाया वो इस वक्त मेरे पास है। इस अजीब सवाल जवाबों की कड़ी से हर मसग्रेव को बड़ा होने पर गुजरना होता था। मैं वे सवाल जवाब तुमको पढ़कर सुनाता हूँ। और होम्स ने एक कागज निकालकर उसमें से वे सवाल पढ़कर मुझे सुनाने शुरू किए। ये इस प्रकार थे। किसका था? उसका जो जा चुका है। किसको मिलेगा? जो आएगा। सूरज कहाँ था? ओक के ऊपर। छाया कहाँ थी? एल्म पेड़ के नीचे। उसके कदम किस तरह हैं? उत्तर की ओर 10 और फिर 10, पूर्व की ओर 5 और फिर 5, दक्षिण 2 और फिर 2, पश्चिम 1 और 1 और फिर नीचे। हम उसके लिए क्या देंगे? जो कुछ भी हमारा है। हम वो क्यों दें? भरोसे की खातिर। बस इतना ही उस कागज पर लिखा था। मसग्रेव ने मुझे बताया, असली प्रतिलिपि की कोई तारीख नहीं है, लेकिन इसकी भाषा 17वीं शताब्दी के बीच की है। लेकिन मुझे डर है कि रहस्य को सुलझाने में ये कागज तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। मैंने उससे कहा, कम से कम इससे हमें एक और रहस्य मिलेगा जो पहले से भी ज्यादा दिलचस्प है। ये भी तो हो सकता है कि एक गुत्थी सुलझने से दूसरी भी सुलझ जाए। मुझे माफ करना मसग्रेव, मुझे लगता है तुम्हारा बटलर बड़ा ही होशियार किस्म का आदमी था और उसमें अपने मालिकों की 10 पीढ़ियों से ज्यादा दूरदर्शिता थी। मसग्रेव ने मुझे कहा, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा। मुझे तो इस कागज की कोई खास अहमियत नजर नहीं आ रही, लेकिन मेरे लिए इसकी बहुत अहमियत है और मुझे लगता है कि ब्रेंटन का भी यही मानना था।
उसने शायद इस बात को उस रात से पहले ही समझ लिया था जब तुमने उसे पकड़ा था। हो सकता है हमने इस कागज को छुपाने की कोशिश कभी नहीं की। उस रात वो सिर्फ अपनी याददाश्त को दोहराने आया था। मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास कोई नक्शा रहा होगा जिसकी वो उस प्रतिलिपि से तुलना कर रहा था, और तुम्हारे आने पर उसने उसे अपनी जेब में रख लिया था। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन उसे हमारी इस पुरानी पारिवारिक रस्म से क्या लेना देना था, और इस गुत्थी का क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता कि इस बात को जानने में हमें ज्यादा मुश्किल आएगी, मैंने कहा। अगर तुम्हारी सहमति हो तो हम पहली ट्रेन से ससेक्स चलकर उसी जगह मामले की गहराई में जाएंगे। और उसी दोपहर को हम दोनों हर्लस्टोन पहुंच गए। शायद तुमने इस मशहूर पुरानी इमारत की तस्वीरें भी देखी होंगी और इसके बारे में सुना भी होगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि वो एल आकार में है। इसका लंबा हिस्सा अभी नया बना है और छोटा भाग पुराना हिस्सा है। इस पुराने हिस्से के बीच में भारी दरवाजे के ऊपर 1607 सन खुदा हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पत्थर इस तारीख से भी ज्यादा प्राचीन हैं। बहुत मोटी दीवारों और छोटी खिड़कियों की वजह से परिवार को नई इमारत बनवानी पड़ी, और पुरानी इमारत का इस्तेमाल अब स्टोर हाउस और तहखाने के तौर पर किया जाने लगा। घर के चारों ओर बेहतरीन पुराने पेड़ों का खूबसूरत बगीचा था, और वो तालाब जिसका जिक्र मेरे मुवक्किल ने किया था वो घर के पास ही था, करीब 70 मीटर दूर। मुझे अब तक पूरा विश्वास हो गया था, वॉटसन, कि यहाँ पर 3 अलग अलग राज नहीं हैं, बल्कि एक ही है। अगर मैं मस्ग्रेव रस्म को ठीक से पढ़ लूं तो मेरे हाथ में वो सुराग होगा जो मुझे बटलर और नौकरानी की असलियत बता देगा। मैंने इसी ओर अपना पूरा ध्यान लगाया। वो पुराना नौकर इस प्राचीन फॉर्मूले को क्यों याद करना चाहता था? ये साफ था कि उसने इसमें ऐसा कुछ देखा था जो इस खानदान की कई पीढ़ियों की भी समझ में नहीं आया था, और इससे उसे अपने निजी फायदे की कोई उम्मीद थी। तो वो क्या था और उसका उससे कितना फायदा हुआ? रस्म पढ़ने के बाद मैं समझ गया कि जो नाप बताए गए थे वो किसी ऐसी जगह के थे जिसके बारे में दस्तावेज में इशारा किया गया है। अगर हम वो जगह ढूंढ लें तो हम ये जान सकेंगे कि वो क्या बात थी जो पुराने मस्ग्रेव्स ने इतने विचित्र तरीके से संजोकर रखी हुई थी। हमारे पास 2 गाइड थीं, एक ओक का पेड़ और एक एल्म का पेड़। ओक के बारे में कोई संदेह नहीं था। घर के ठीक सामने दाईं ओर एक बूढ़ा ओक का पेड़ खड़ा था। मैंने आज तक जितने भी पेड़ देखे हैं उनमें वो सबसे आलीशान था। जब हम अपनी गाड़ी में उस पेड़ के सामने से गुजरे तो मैंने मस्ग्रेव से पूछा, क्या ये पेड़ तब भी था जब ये रस्म लिखी गई थी? ये पेड़ तो नॉर्मन की विजय के समय भी था, मस्ग्रेव ने बताया। इसकी मोटाई यानी घेरा करीब 7 मीटर का है। यहाँ मेरा एक अनुमान सही साबित हुआ। मैंने उससे पूछा, क्या यहाँ पर कोई पुराने एल्म के पेड़ भी हैं? वो वहां पर एक पुराना एल्म हुआ करता था, लेकिन 10 साल पहले उस पर बिजली गिर गई थी और हमने उसे काट दिया था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो बिल्कुल ठीक ठीक किस जगह पर था? हाँ, मैं बता सकता हूँ, उसने कहा। वहां पर कोई और एल्म के पेड़ नहीं हैं? पुराने वाले तो नहीं हैं, पर बहुत सारे बीच के पेड़ हैं। मैं देखना चाहता हूं कि वो पुराना पेड़ कहाँ पर उगा था। और वो घर के अंदर जाने से पहले मुझे उसी जगह ले गया जहां पर उस एल्म के निशान थे। वो ओक के पेड़ और घर के करीब करीब बीच में था। मेरी जांच आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। मैंने उससे पूछा, शायद ये पता करना तो नामुमकिन होगा कि वो एल्म का पेड़ कितना ऊंचा था। ये बात तो मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं, वो करीब 21 मीटर लंबा था, उसने फुर्ती से कहा। तुम्हें कैसे मालूम है? मैंने हैरानी से पूछा। जब मेरा पुराना ट्यूटर मुझे त्रिकोणमिति का अभ्यास कराता था तो हमेशा ऊंचाई मापने के लिए देता था। जब मैं लड़का था तब मैंने इस जमीन की हर इमारत और हर पेड़ की ऊंचाई को मापा हुआ है। मेरे तथ्य मुझे उम्मीद से जल्दी मिलते जा रहे थे। मैंने उससे फिर पूछा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे बटलर ने कभी तुमसे ये सवाल पूछा था? रेजिनाल्ड मस्ग्रेव ने हैरानी से मुझे देखा, फिर बोला, ब्रेंटन ने कुछ ही महीनों पहले पेड़ की ऊंचाई के बारे में पूछा था, क्योंकि उसकी साइज से इस बारे में बहस हुई थी। ये बहुत ही अच्छी खबर थी, वॉटसन, क्योंकि इससे मुझे पता चल गया कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं। मैंने सूरज की ओर देखा।
वो आकाश में अभी पूरी तरह सिर पर नहीं आया था और मैंने गिनती की कि 1 घंटे से कम समय में ही वो बूढ़े ओक की सबसे ऊंची शाखाओं के लगभग ऊपर होगा। रस्म में दी गई एक शर्त पूरी होगी और एल्म की छाया का मतलब होगा उस सिरे वाली छाया, नहीं तो तने को गाइड बनाया जाता। फिर मुझे पता करना था कि छाया का अगला सिरा कहाँ पर पड़ेगा जब सूरज ओक के ऊपर से हटना शुरू ही होगा। ये तो काफी मुश्किल रहा होगा होम्स, जब एल्म का पेड़ वहां था ही नहीं, मैंने पूछा। मैं तो इतना जानता था कि अगर ब्रेंटन ये काम कर सकता था तो मैं भी कर सकता था। फिर इसमें कोई खास मुश्किल भी नहीं थी। मैं मसग्रेव के साथ स्टडी में गया और अपने छोटे से चाकू से मैंने एक खूंटा तैयार किया। उसमें मैंने एक लंबी सुतली बांध दी जिसके हर मीटर पर एक गांठ डाल दी। फिर मैंने मछली पकड़ने की रॉड को 2 गुना किया, जो करीब 2 मीटर की लंबाई की होगी, और फिर अपने मुवक्किल के साथ वहां पर गया जहां पर एल्म का पेड़ हुआ करता था। सूरज ओक के ऊपर आया ही था। मैंने रॉड को बांधा और छाया की दिशा में ले जाते हुए नापा। ये 3 मीटर लंबी थी, तो इससे मेरी गिनती आसान हो गई। अगर 2 मीटर की रॉड की छाया 3 मीटर है तो 21 मीटर के पेड़ की छाया होगी 32 मीटर, और एक की लाइन दूसरे की भी लाइन होगी। मैंने ये दूरी नापी और करीब करीब घर की दीवार तक आ गया। इस जगह मैंने एक ठूंठ गाड़ दिया। तुम मेरी खुशी का अंदाजा लगा सकते हो वॉटसन, जब मैंने देखा कि मेरे ठूंठ के 50 मिलीमीटर की ही दूरी पर मुझे जमीन पर कोन के आकार का एक गड्ढा दिखाई पड़ा। मैं समझ गया कि ये निशान नापने के बाद ब्रेंटन ने बनाया है और मैं भी अब उसी के पदचिन्हों पर चल रहा हूं। इस जगह से मैंने कदम नापने शुरू किए। अपने पॉकेट कंपास से जरूरी जगह जान लेने के बाद हर पैर से 10 कदम लेते हुए मैं घर की दीवार के समानांतर चलने लगा। फिर मैंने उस जगह की खूंटे से निशानदेही की। मैंने बड़े ही ध्यान से 5 कदम पूरब की ओर और 2 दक्षिण की ओर लिए। इससे मैं पुराने दरवाजे की दहलीज तक आ पहुंचा। 2 कदम पश्चिम की ओर लेने का मतलब था कि मुझे 2 कदम पत्थर के गलियारे के अंदर लेने थे, और यही वो जगह थी जो उस रस्म में बताई गई थी। उस जगह को देखकर मैं इतना निराश हुआ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरी गणना में कोई गलती रह गई। डूबता हुआ सूरज तेजी से गलियारे के फर्श पर चमक रहा था। मैं देख सकता था कि कदमों से घिसे पुराने पत्थर बहुत अच्छी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कई सालों से उनमें कोई हेराफेरी या बदलाव नहीं हुआ था। ब्रेंटन यहाँ पर नहीं आया था। मैंने फर्श पर ठक ठक की। हर जगह से एक सी आवाज आ रही थी, यानी फर्श कहीं से भी खोखला नहीं था। कहीं पर भी किसी दरार या गड्ढे का एहसास नहीं हो पा रहा था। अचानक मसग्रेव ने, जो मेरी कार्रवाई का मतलब समझ गया था और मेरी ही तरह इस राज को जानने के लिए बहुत उतावला हो रहा था, उसने अपनी हस्तलिपि निकाली और मेरी गिनती को फिर से चेक करने लगा। फिर वो अचानक बोल पड़ा, और नीचे, तुमने और नीचे शब्द को नजरअंदाज कर दिया है होम्स। मैंने सोचा था कि हमें खुदाई करनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं फौरन समझ गया कि मैं गलती पर था। मैंने जल्दी से उससे पूछा, तो क्या इसके नीचे तहखाना है? हाँ, जो घर जितना ही पुराना है, यहाँ इस दरवाजे से नीचे। हम दोनों बहुत ही जोश में भरे हुए घुमावदार पत्थर की सीढ़ी से नीचे गए। मेरे मित्र ने माचिस से एक बड़ी लालटेन जलाई जो कोने में एक ड्रम पर रखी थी। फौरन ही ये जाहिर हो गया कि हम बिल्कुल सही जगह पर आ पहुंचे हैं, और इस जगह पर हाल ही में आने वालों में हम अकेले नहीं थे। ये जगह लकड़ी रखने के काम में आती थी, और लकड़ी के ढेरों छोटे बड़े टुकड़े किनारों पर ढेर लगे हुए थे। बीच की जो खाली जगह थी वहां पर एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर था। उसके बीच में लोहे का एक जंग लगा छल्ला था, और उसके ऊपर चेक का एक मफलर लिपटा हुआ था। मेरा मुवक्किल चिल्लाया, ये तो ब्रेंटन का मफलर है। मैंने उसे कई बार पहने देखा है, मुझे पक्का याद है। वो दुष्ट यहाँ पर क्या करने आया था? मेरे सुझाव पर कुछ पुलिस वालों को वहां मौजूद रहने के लिए बुला लिया गया। फिर मैंने छल्ले को खींचकर पत्थर को उठाने की कोशिश की। मैं उसे थोड़ा ही हिला पाया, और फिर एक कांस्टेबल की मदद से उसे उठाकर मैंने नीचे रखा। एक काला गड्ढा मुंह बाय नीचे खुला हुआ था, जिसमें हम सबने झांका। मसग्रेव ने घुटनों के बल बैठकर लालटेन की रोशनी दिखाई।
हमारे सामने करीब 2 मीटर गहरा और 1.5 मीटर की लंबाई चौड़ाई वाला एक चौकोर कमरा खुला हुआ था। इसके एक ओर एक पीतल जड़ा लकड़ी का चौकोर बक्सा था। उसका ढक्कन ऊपर की ओर खुला हुआ था और पुराने डिजाइन की एक चाबी उसके ताले में लगी हुई थी। उसके ऊपर धूल की मोटी परत जमा थी। कीड़ों ने उसकी लकड़ी खा ली थी और नीले रंग की फंगस उसके अंदर से उग रही थी। धातु के कुछ गोलाकार टुकड़े, जो शायद पुराने सिक्के थे जैसे मेरे पास हैं, उस बक्से के तले पर फैले हुए थे, लेकिन उसमें और कुछ नहीं था। उस समय हमारा ध्यान बक्से पर नहीं था, क्योंकि हमारी निगाहें उसकी ओर लगी थीं जो इस बक्से के पास उकड़ू पड़ा हुआ था। वो एक आदमी था जिसने काला सूट पहना हुआ था, जो बक्से के ऊपर सिर टिकाए उकड़ू बैठा था और उसके दोनों हाथ बक्से को थामे हुए थे। उसके चेहरे का सारा खून सूख चुका था। कोई भी उस विकृत चेहरे को पहचान नहीं सकता था, लेकिन उसका कद, उसके कपड़े और उसके बाल मसग्रेव को ये बताने के लिए काफ़ी थे कि वो वास्तव में खोया हुआ बटलर ही था। उसे मरे कुछ दिन हो चुके थे, लेकिन उसके शरीर पर कोई घाव या चोट के निशान नहीं थे जिससे ये पता चल पाता कि उसका इतना भयानक अंत कैसे हुआ। जब तहखाने से उसका शव निकाला गया तो हमने देखा कि हमारे सामने एक और समस्या आ गई थी, जो उतनी ही मुश्किल थी जितनी पहले वाली थी। मैं मानता हूँ वॉटसन कि अब तक मैं अपनी जांच पड़ताल से निराश था। मैंने सोचा था कि रस्म में जिस जगह का जिक्र है वो जगह मिलते ही मैं मामले को सुलझा लूंगा, लेकिन अब मैं उस जगह आ गया था और तब भी मुझे ये नहीं पता चल पाया था कि इतनी सावधानी बरतने के बाद परिवार ने आखिर छुपाया क्या हुआ था। ये सच था कि मैंने ब्रेंटन के लिए तो अच्छा कर दिया था, लेकिन अब मुझे ये पता करना था कि उसका ये अंत किस तरह हुआ और इस मामले में उस लड़की की क्या भूमिका थी जो गायब हो गई थी। मैं कोने में एक पीपे पर बैठ गया और गौर से पूरे मामले पर विचार करने लगा। तुम ऐसे मामलों में मेरे तरीके जानते ही हो वॉटसन। मैं अपने को उस आदमी की जगह रखकर देखता हूँ और उसकी अक्ल की थाह लेकर मैं कल्पना करता हूँ कि इन हालातों में मैं कैसे काम करता। इस मामले में मसला इसलिए आसान हो गया क्योंकि ब्रेंटन की अक्ल बहुत ही तेज थी। इसलिए मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि उसका दिमाग कैसे चला होगा। वो जानता था कि कुछ कीमती सामान छुपाया गया है। उसने वो जगह भी ढूंढ ली थी। उसने देख लिया कि उसको ढकने वाला पत्थर इतना भारी है कि वो अकेले उसको उठा नहीं पाएगा। तो अब वो क्या करता? वो बाहर से मदद ले नहीं सकता था, चाहे वो कोई भरोसेमंद आदमी ही क्यों ना हो, क्योंकि इसमें उसको घर के दरवाजे खोलने पड़ते और इससे पकड़े जाने की काफ़ी गुंजाइश थी। ये ज्यादा अच्छा होता कि अगर उसको मददगार घर के अंदर ही मिल जाए। लेकिन वो कौन हो सकता था? लड़की उसे प्यार करती थी। पुरुष के लिए हमेशा ये समझना मुश्किल होता है कि कोई औरत उससे प्यार करना नहीं छोड़ सकती, चाहे उसने उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना किया हो। बटलर ने कोशिश की कि वो उस लड़की के साथ फिर से दोस्ती करेगा और फिर उसे अपने जुर्म में भागीदार बनाएगा। रात को वे दोनों एक साथ तहखाने में जाएंगे और दोनों के जोर लगाने से पत्थर हट जाएगा। लेकिन उन दोनों के लिए, खासकर जब उनमें से एक लड़की थी, वो पत्थर उठाना काफी भारी काम रहा होगा। एक भारी भरकम पुलिस वाले और मेरे लिए भी मिलकर उसे खिसकाना काफी मुश्किल था। तो वे अपनी मदद के लिए क्या करते? वही जो शायद मैंने भी किया होता। मैं उठा और फर्श पर फैले ढेरों लकड़ी के फट्टों को गौर से देखा। करीब करीब फौरन ही मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। करीब 1 मीटर लंबा एक टुकड़ा था जिसके एक छोर पर हल्का सा गड्ढा था, जबकि कईयों के किनारे चपटे हो गए थे, मानो किसी भार से दब गए हों। ऐसा लगता था कि जब उन्होंने पत्थर को उठाया तो दरारों में लकड़ियों के टुकड़े ठूंस दिए। आखिर में जब इतनी जगह बन गई कि वे उसमें से अंदर जा सकें, तो उन्होंने लकड़ी के एक टुकड़े को लंबाई में वहां खड़ा कर दिया ताकि उसे खुला रख सकें। इसीलिए उसके एक सिरे पर गड्ढा हो गया, क्योंकि पत्थर का पूरा भार उस लकड़ी के टुकड़े पर पड़ रहा था। अब तक का मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। अब आधी रात के इस नाटक का रूपांतर मैं कैसे करता था? ये तो साफ था कि गड्ढे के भीतर कोई एक ही जा सकता था, और वो था ब्रेंटन। लड़की ने ऊपर इंतजार किया होगा। फिर ब्रेंटन ने नीचे जाकर बक्सा खोला। बक्से का सामान लड़की को थमाया। शायद वो सामान मिला नहीं। और फिर क्या हुआ?
न जाने बदले की कौन सी दबी हुई चिंगारी अचानक अंगारा बनकर इस जज्बाती लड़की के अंदर धधकने लगी जब उसने उस शख्स को नजदीक से देखा जिसने उसे धोखा दिया था। शायद उससे भी ज्यादा जितना हमको मालूम था और जो अब उसके कब्जे में था। लेकिन तभी लकड़ी फिसल गई और पत्थर ने ब्रेंटन को वहीं दफना दिया। क्या वो उसके हश्र पर चुप रहने की ही दोषी थी, या उसके हाथ से अचानक कोई वार होने से लकड़ी खिसक गई और पत्थर अपनी जगह पर जा गिरा? जो कुछ भी हुआ हो, मानो मैं देख रहा था उस लड़की को अपना खजाना थामे घुमावदार सीढ़ियों के ऊपर पागलों की तरह भागते हुए और पीछे से आती दबी चीखों से और उस पत्थर पर बौखलाए हुए हाथों की थपथपाहट से जो उसके प्रेमी की सांसें घोट रहा था। उसके कान बज रहे होंगे। यही उसके कुम्हलाए चेहरे, घबराहट और उन्मादी हंसी का राज था जो अगली सुबह सबने देखा। लेकिन उस बक्से में आखिर क्या रहा होगा? उसने उसका क्या किया? जरूर ये वही पुराने धातु और पत्थर के टुकड़े होंगे जो तालाब से निकाले गए थे। उसने मौका मिलते ही उन्हें तालाब में फेंक दिया होगा, जिससे उसके अपराध का आखिरी सबूत भी मिट जाए। 20 मिनट तक मैं बैठा हुआ सारी बातें सोचता रहा। मसग्रेव अब भी सफेद चेहरा लिए लालटेन झुलाता गड्ढे में झांक रहा था। बक्से में बचे कुछ सिक्कों को देखते हुए वो बोला, ये तो चार्ल्स के सिक्के हैं। देखो, इसका मतलब ये है कि रस्म की शुरुआत होने की तारीख तय करने का हमारा अंदाज बिल्कुल सही था। हमें चार्ल्स का कुछ और भी मिल सकता है, मैंने उससे कहा जब रस्म के पहले 2 सवालों का मतलब अचानक मुझे समझ में आया। तालाब से जो थैला निकाला गया है उसका सामान जरा मुझे देखना है। हम ऊपर उसकी स्टडी पर गए और उसने सारे अवशेषों को मेरे सामने पलट दिया। मैंने जब उसे देखा तो मैं समझ गया कि क्यों वो इसे बेकार का सामान समझ रहा था। धातु लगभग काली पड़ चुकी थी और पत्थरों की चमक भी धुंधली पड़ गई थी। मैंने एक को अपनी आस्तीन से रगड़ा और वो किसी जलते हुए अंगारे की तरह मेरी हथेली पर चमकने लगा। धातु एक दोहरे छल्ले के आकार का था, लेकिन वो अपने असली आकार से तुड़मुड़ गया था। मैंने मसग्रेव से कहा, तुम्हें याद रखना होगा, शाही परिवार बादशाह की मौत के बाद भी इंग्लैंड में रहा था और आखिर में जब वे वहां से भागे तब शायद उन्होंने अपने बहुत सारे कीमती आभूषण वहीं गड़े छोड़ दिए थे, इस इरादे से कि जब शांति हो जाएगी तब लौटकर अपने जेवरात ले जाएंगे। मेरे दोस्त ने बताया, मेरे पूर्वज सर रॉल्फ मसग्रेव एक जाने माने योद्धा थे और चार्ल्स द्वितीय के दाहिने हाथ माने जाते थे जब वो इधर उधर भटक रहे थे। आहा, तो यही है वो आखिरी कड़ी जो हमें चाहिए थी, मैंने उत्साह से जवाब दिया। मुझे तुमको बधाई देनी होगी कि एक दुखद घटना के फलस्वरूप तुम ऐसे अद्भुत जेवर के मालिक बन गए हो जो बहुत ही कीमती है, और इसका ऐतिहासिक महत्व तो और भी ज्यादा है। मसग्रेव ने हैरान होकर मुझसे पूछा, ये है क्या? ये इंग्लैंड के राजाओं का पुराना मुकुट है। मुकुट? बिल्कुल। देखो रस्म क्या कहती है। किसका था? उसका जो जा चुका है। ये चार्ल्स को मौत के घाट उतारे जाने के बाद की बात है। फिर किसको मिलेगा? जो आएगा। ये कहा गया है चार्ल्स द्वितीय के बारे में, जिसका आना सबको मालूम था। मैं सोचता हूं कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये टूटा और बदरंग मुकुट कभी शाही घराने के लोगों के माथे पर सजता था। और ये तालाब में कैसे आया? मसग्रेव ने पूछा। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब कुछ समय के बाद मिलेगा। और इसके साथ ही मैंने अनुमानित घटनाक्रम की रूपरेखा उसे सुनाई। शाम का धुंधलका अंधेरे में बदल चुका था और आसमान में चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। तब जाकर मेरा किस्सा खत्म हुआ। मसग्रेव ने मुकुट को वापस कपड़े के थैले में रखते हुए कहा, लेकिन फिर ऐसा कैसे हुआ कि लौटने पर चार्ल्स को अपना मुकुट वापस नहीं मिला? अब तुमने उस मुद्दे पर हाथ रख दिया है जो शायद कभी किसी को समझ नहीं आएगा। ये हो सकता है कि वो मसग्रेव जिसके हाथ में इस राज की चाबी थी बीच में ही मर गया और उसने भूल से ये गाइड अपने वंशज को पकड़ा दी, लेकिन इसका मतलब उसे समझा नहीं पाया। उस दिन से आज तक ये पिता से पुत्र तक आता रहा और आखिर में ये एक ऐसे आदमी के हाथ में पड़ गया
जिसने इसका राज भांप लिया और इसके चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। तो ये थी पूरी कहानी मसग्रेव रस्म की, वॉटसन। मुकुट हर्लस्टोन में उसी के पास है। हालांकि कुछ कानूनी अड़चनें आई थीं और उन्हें काफी भारी रकम चुकानी पड़ी, तब जाकर ये उनके हाथ में आया। मुझे यकीन है कि अगर तुम मेरा नाम लोगे तो वे खुशी से उस मुकुट को तुम्हें दिखाएंगे। रेचल हॉवेल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका और संभावना ये है कि वो अपने आप को बचाने के लिए इंग्लैंड से बाहर समुद्र पार चली गई होगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।